आज से 400 साल पहले गैलीलियो गैलीली ने जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमाओं की खोज की थी। आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो आकर्षक दुनियाएं हैं। इनमें से कुछ की सतह के नीचे महासागर छुपे हो सकते हैं जिनमें जीवन पनप सकता है। दोस्तों, अभी नासा का दावा है कि उनके जूनो स्पेसक्राफ्ट ने इन विशाल चंद्रमाओं में से एक से आ रहे एक FM रेडियो सिग्नल का पता लगाया है। ये सिग्नल कहां से आया, नासा ने इसे कैसे खोजा और अन्य कौन कौन से रहस्य हैं जो जुपिटर के चंद्रमा छिपा रहे हैं, आइए जानते हैं। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट अभी भी अंतरिक्ष में भटक रहा है और अपनी लॉन्च होने के बाद पहली बार इसने जुपिटर के चंद्रमा गैनीमेड से आ रहे एक FM रेडियो सिग्नल को उठाया। दोस्तों, यह उसी तरह का सिग्नल है जो आपको यहाँ पर पृथ्वी पर मिलेगा। वास्तव में हम हर दिन इस सिग्नल का उपयोग करते हैं और इसे वाईफाई के रूप में जानते हैं। इसका मतलब हमने अभी गैनीमेड से प्रसारित एक एलियन रेडियो स्टेशन को पिक किया है। ये पता लगाने के लिए अभी हमें इस बर्फीले एलियन वर्ल्ड के बारे में और जानने की जरूरत है। गैनीमेड हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। अगर यह सूर्य की परिक्रमा कर रहा होता तो यह एक ग्रह होता, क्योंकि यह अपने आकार के मामले में मर्क्यूरी ग्रह से भी बड़ा है। हालांकि गैनीमेड का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन इसके पास एक पावरफुल मैग्नेटोस्फीयर जरूर है जो कभी कभी चंद्रमा के अंडरग्राउंड खारे पानी के महासागरों से अफेक्टेड अरोरास का निर्माण करता है। ये अरोरास वैज्ञानिकों को इस बात का प्रमाण देती हैं कि गैनीमेड पर अंडरग्राउंड ओशियंस हैं जो तरल हैं और जो पृथ्वी के महासागरों की तुलना में कहीं अधिक खारे हैं। दोस्तों, गैनीमेड से आया FM रेडियो सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ, जो कि एक ऐसी प्रोसेस है जिससे इलेक्ट्रॉन्स के घूमने और उनकी स्पिन रेट में बहुत धीमी ऑसिलेशंस पैदा होते हैं। जूनो स्पेसक्राफ्ट ने 2020 के अंत में 5 सेकंड के इस रेडियो बर्स्ट का पता लगाया जब गैनीमेड जुपिटर के पोलर रीजन को पार कर गया, जहां गैस जायंट के मैग्नेटिक फील्ड ने गैनीमेड के साथ इंटरेक्शन किया। तो क्या गैनीमेड पर जीवन हो सकता है? दोस्तों, हम निश्चित रूप से जानते हैं कि यह सिग्नल एलियन लाइफ से उत्पन्न नहीं हुआ। इसी के साथ गैनीमेड बहुत ठंडा है, जिसकी सतह का औसतन तापमान -186 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है। हालांकि अपने एक फ्लाईबाय के दौरान गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने गैनीमेड के बहुत पतले वातावरण से निकलने वाले एटॉमिक हाइड्रोजन की एक डेंस स्ट्रीम का पता लगाया। इसका मतलब कि इसके अंदर बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन है, जो कि इसकी बर्फीली सतह के नीचे बंद है। एटॉमिक हाइड्रोजन सबसे हल्का परमाणु है और गैनीमेड का ग्रेविटेशनल फील्ड भी कमजोर है, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन इसके एटमॉस्फेयर से निकल जाता है और एटॉमिक ऑक्सीजन पीछे रह जाती है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि गैनीमेड की बर्फीली सतह पर उतनी ही ऑक्सीजन मौजूद हो सकती है जितनी हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में है। तो क्या गैनीमेड के पास अपने सब सरफेस ओशियन में जीवन के अस्तित्व के लिए सब कुछ मौजूद है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ किसी भी महासागर के तल पर दबाव इतना अधिक होगा कि वह बर्फ में बदल जाएगा। लेकिन इससे अधिक जानने के लिए हमें एक मिशन की आवश्यकता है। लेकिन यह चंद्रमा जीवन के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार नहीं है। वास्तव में जुपिटर की परिक्रमा करने वाला एक और चंद्रमा है जिसे कुछ वैज्ञानिक हमारे सौर मंडल के अंदर सबसे अधिक रहने योग्य स्थान कह रहे हैं। यूरोपा एक बर्फीला सफेद चांद है जिसकी सतह पर भूरे रंग की धारियां हैं और इसकी आइसी क्रस्ट है जो 2 से 20 मील मोटी हो सकती है। इसकी सतह हमारे सौर मंडल की किसी भी खगोलीय वस्तु से काफी ज्यादा समतल है और आपको इसकी सतह पर कोई पहाड़ या क्रेटर नहीं मिलेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी बर्फीली सतह के नीचे एक खारे पानी का समुद्र होगा जो पृथ्वी के वॉल्यूम से 2 गुना बड़ा हो सकता है। यूरोपा काफी ठंडा है। इसकी सतह का औसतन तापमान -260 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब है, जो इसकी बर्फीली क्रस्ट को ग्रेनाइट की तरह सख्त बना देता होगा। लेकिन क्या यहाँ जीवन अभी भी मौजूद हो सकता है? इसकी काफी ज्यादा संभावना है।
स्पेस एज के डॉन में यह सोचा गया था कि हर तरह का जीवन सूर्य पर निर्भर है और कोई भी वस्तु जो किसी तारे से बहुत दूर है वह बर्फ की जमी हुई गेंद होगी जो जीवन के पनपने के लिए सही नहीं होगी। लेकिन पृथ्वी के महासागरों के तल पर मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स से पनप रहे इकोसिस्टम को देखकर सब कुछ बदल गया। अब हम जानते हैं कि जीवन बहुत कठिन परिस्थितियों में भी पनप सकता है और ये हमारे सूर्य जैसे तारों की ऊर्जा के बिना भी जीवित रह सकता है। ये जानना हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोपा अपने बर्फीले क्रस्ट के नीचे मौजूद तरल महासागरों में सरल माइक्रोबियल लाइफ को जीवित रख सकता है और यह जीवन उसी तरह के हाइड्रोथर्मल वेंट से जीवित रह सकता है। तो हम यह कैसे जानते हैं कि यूरोपा में शायद जीवन के फलने फूलने के लिए आवश्यक तरल पानी है? दोस्तों 90 के दशक में यूरोपा के करीब से उड़ान भरने वाले गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने इस पे एक विशाल गहरे सब सरफेस ओशियन के मौजूद होने का एविडेंस हमें दिया। भले ही चांद बर्फ का ठोस गोला हो लेकिन यूरोपा पर पानी पूरी तरह से जमता नहीं है क्योंकि यह लगातार शक्तिशाली टाइडल फोर्सेस का सामना करता है और साथ ही वह टाइडल फोर्सेस यूरोपा की कोर में गर्मी उत्पन्न करने का कारण बनती हैं। नासा के वैज्ञानिक काफी ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि यह ग्लोबल ओशन इसके सतह की बर्फ और चंद्रमा की सिलिकेट मेंटल से सीधे तौर पर संपर्क में है, जिसकी वजह से यह एक रहने योग्य वातावरण है जहां तरल पानी एक प्रकार की ऊर्जा और खनिजों और पोषक तत्वों के स्रोतों के लिए आवश्यक सब कुछ एक साथ मौजूद है, जिससे जीवन के फलने फूलने और जीवित रहने की आवश्यकता होती है। दोस्तों हम यह जानते हैं कि कुछ बैक्टीरियाज जैसे टार्डिग्रेड्स एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी जीवित रह सकते हैं और शायद यूरोपा के छिपे हुए महासागर में इस प्रकार के जीवन रूप हो सकते हैं। 2014 से 2016 के बीच शोधकर्ताओं को सबूत मिले कि यूरोपा पर तरल पानी हो सकता है। हबल स्पेस टेलीस्कोपिक इमेजेस ने वाटर वेपर्स के विशाल गीजर्स के सबूत दिखाए जो यूरोपा के दक्षिणी ध्रुवों पर सतह से लगभग 62 मील ऊपर तक जा रहे थे। नासा 2025 तक यूरोपा पर एक प्रोब भेजना चाहता है। इस स्पेसक्राफ्ट को यूरोपा क्लिपर नाम दिया गया है और यह पता लगाएगा कि इस बर्फीले चांद में जीवन के लिए कंडीशंस सुटेबल हैं या नहीं। चंद्रमा के बर्फीले खोल और सतह के नीचे समुद्रों का अध्ययन करने के लिए $2 बिलियन का यह सोलर पावर्ड प्रोब कई उच्च तकनीक वाले उपकरणों का उपयोग करके यूरोपा की 40 से 45 बार उड़ान भरेगा। क्या यह वहां पर जीवन को खोजेगा? यह केवल समय ही बताएगा। और अब बात करते हैं जुपिटर के चंद्रमा कैलिस्टो के बारे में। क्या ये संभव है कि वहां भी जीवन मौजूद हो? कैलिस्टो जुपिटर का दूसरा सबसे बड़ा और सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये लगभग मरकरी के समान आकार का है लेकिन इसकी सतह का औसतन तापमान -218 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसकी सतह के एंशिएंट क्रेटर्स के कारण इसे वैज्ञानिक एक डेड चंद्रमा मानते थे। वास्तव में हमारे सौरमंडल में किसी भी अन्य वस्तु की तुलना में इसके सतह पर अधिक क्रेटर्स हैं। यदि आपके पास किसी खगोलीय वस्तु की सतह पर कई क्रेटर्स हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस शायद बंद हो चुके होंगे। लेकिन कैलिस्टो जुपिटर को बहुत दूर से ऑर्बिट करता है, जिसकी वजह से इस पे गैस जायंट के मैग्नेटोस्फीयर और हैवी ग्रेविटी का प्रभाव काफी कम होगा। हालांकि कैलिस्टो में भी एक अंडरग्राउंड महासागर हो सकता है और कैलिस्टो की बर्फीली परत इस अंडरग्राउंड महासागर को इंसुलेट करने वाले कॉस्मिक ब्लैंकेट का काम कर सकते हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि क्या इन महासागरों में जीवन पनप सकता है क्योंकि इसकी सतह इतनी पुरानी है। इन बर्फीले चंद्रमाओं पर क्या हो रहा है ये सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका एक प्रोब भेजना है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जुपिटर आइसी मून एक्सप्लोरर और जूस का निर्माण करने में लगे हैं, जिसे 2022 में लॉन्च करने की योजना है और जो 7.6 साल लंबा सफर करने के बाद 2029 में जुपिटर पे पहुंचेगा। हम सब ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और इसकी अमेजिंग पोटेंशियल के बारे में सुना है,
लेकिन जूस प्रोब सबसे शक्तिशाली साइंटिफिक पेलोड को बाहरी सौर मंडल में ले जाने वाला सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट होगा, जिसमें 10 स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। यह इन उपकरणों के साथ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का उपयोग करके एक प्रयोग करेगा। अपने 3.5 साल के मिशन के पहले भाग के दौरान जूस प्रोब 3 बर्फीले चंद्रमाओं कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमेड के 30 ऑब्जर्वेशनल फ्लाइट्स करेगा, जिसके दौरान ये उनके गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय इंटरेक्शन की जांच और यह देखने के लिए कि क्या तरल पानी वास्तव में हर एक की सतह के नीचे मौजूद है या नहीं। इसके बाद ये जांच करेगा कि क्या इन महासागरों में जीवन के लिए आवश्यक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या स्वयं जीवन भी है। दोस्तों, इसका पता तो हमें इस मिशन की लॉन्च के बाद ही चलेगा। जीवन को कहीं और खोजने की संभावना अधिक संभव होती दिख रही है और इन रोमांचक नए मिशनों के साथ अद्भुत खोजें होने जा रही हैं। दोस्तों, आपका इन मिशंस और जुपिटर के चंद्रमाओं के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी के साथ ये भी बताइए कि आपको लगता है कि क्या वहाँ पे किसी तरह का जीवन मौजूद होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और इसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन जरूर कर लें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।